अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ में हम मुआशरे के हर तबके की आवाज़ बनते हैं ताकि उनके मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुंचा सकें। आज के प्रोग्राम में हम उन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं जो मुख्तलिफ सरकारी इदारों में लोअर ग्रेड पर खिदमत अंजाम देते हुए अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं और रिटायर होने के बाद फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं। ना इन्हें पेंशन मिल पाती है, इनके मुख्तलिफ मसाइल का कोई हल नहीं बन पाता और ना इनके बच्चों को नौकरी मिल पाती है। आखिर इनकी दादरसी कैसे होगी? आज हम इनकी आवाज में इनके मसाइल जानेंगे। मैं मौजूद हूं कराची में वाक़े सिविक सेंटर पे और मेरे अक़ब में मौजूद हैं मजदूर यूनियन के वो तमाम तर अफराद जो इन मसाइल से नबरेदाज़मा हैं और अपने ही मजदूर भाइयों के इन मसाइल के हल के लिए वो कोशिशें भी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और इनसे बात भी करते हैं। KDA मजदूर यूनियन के यहाँ पर सरपरस्त जनाब अब्दुल मतीन शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेख साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा शेख साहब, मज़दूरों के बेतहाशा मसाइल हैं, सारी ज़िंदगी इन महकमों में अपनी लगा देते हैं आप लोग और वो फिर पेंशन का जब उनका टाइम आता है तो वो उसमें बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। इन मसाइल का क्या हल निकल सकता है? मैं समझता हूँ कि सब पाकिस्तान जिस परेशानी मुश्किलात में हैं, मैं तो पहले दुआ ही करता हूँ अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस परेशानी मुश्किल से निकाले। आज हम जो कशकोल लेके पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, समझे, वो तकलीफ़ होती है। हमने बड़े अच्छे दिन देखे हैं इस पाकिस्तान के, बहुत अच्छे दिन देखे हैं, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, लेकिन चंद लोगों, चंद हुक्मरानों के गलत फ़ैसले की वजह से आज हर आदमी परेशान है और उसमें KDA भी शामिल है, समझे। अब KDA को जब क्या नाम है 2000 के अंदर एक अच्छा भला इदारा चल रहा था, 2000 के अंदर इसको जब तकसीम किया गया और सिटी गवर्नमेंट को दे दिया गया तो KDA की पुरानी वो जो हैसियत थी वो ख़त्म करने की कोशिश की गई। अब जो उस वक्त हमारे 6.5 करोड़ रुपये थे जो कि इस पेंशन के और जो कम्युनिकेशन के जो रिटायर हुए थे उनके थे, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब लेके चले गए, समझे, और उन्होंने इधर उधर लगा दी, समझे। वो इनका मेहनत का पसीने का पैसा था जो कि हर महीने इनकी तनख्वाह से 10% के तौर पे निकलता है, समझे। अब वो 6.5 करोड़ रुपये बैंक में जमा थे, वो उन्होंने एक तरफ कर दिए, समझे। अब लाज़िम बात है जब एक तो 6.5 करोड़ रुपये निकालो, वो भी उस अच्छे भरे उस वक्त 2013, 2002, 2003 के अंदर देखें, समझे, तो उनकी कितनी अहमियत है। आज उन पैसों की तो अहमियत ही नहीं है, वो तो किरकिरी पैसे हो गए, समझे। उस वक्त पैसे वो लेके चले गए, समझे। वो दिन है और आज का दिन है कि हमारे जो KDA के मुलाजिम पहले, वरना जो KDA के मुलाजिम रिटायर होता था यहाँ उसको पूरे पैसे मिल जाते थे। आज एक जब रिटायर 6 अरब 6.5 अरब की बात कर, 6 करोड़ नहीं 6.5 अरब की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो मुझसे गलती से हो गई कि 6.5 करोड़ नहीं 6.5 अरब रुपए थे। तो मैं आज कह रहा हूँ कि आज जो रिटायर होता है वो बेचारा मारा फिर रहा है। वो अपनी मेहनत से क्या नाम है हर महीने पैसे 10% निकालता है और 10% अकोमोडेशन के देता है, 10% पेंशन के देता है, 10% अपने फंड के देता है। ये 3 चीज़ें उसकी कटती हैं, लेकिन कटने के बाद वो पैसे जो है वो कटने वाले मैं उसमें अकाउंट में नहीं जाते, बल्कि वही तनख्वाह में जुड़ जाते हैं। वो हम बोलते हैं कि भाई ये पैसे क्यों आप अलग नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं पैसे अगर हम इकट्ठा करें तो आपकी तनख्वाह पूरी नहीं हो। खैर, कहने का मकसद ये है कि तकरीबन इस वक्त अभी पिछली दफ़ा क्या नाम है हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि अभी जितने पैसे आपके आ रहे हैं उसको जो है पहले आप जो है ये जो रिटायर हो उन्होंने पैसे दें। तो पिछली दफ़ा क्या नाम है जस्टिस मुनीर थे मेरे ख्याल में, हैं, उन्होंने तकरीबन 1.5 अरब रुपये जो है ये जितने भी ए लिस्ट बनी थी उसके अंदर तकरीबन लोगों को 1.5 अरब रुपये की। आज तक वो अमाउंट पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हुई और जो 6.5 अरब रुपए आप बता रहे हैं कि वो जो इनकी पेंशन की मद में रखे होते हैं मुलाजमीन की, वो आज तक 20 साल हो गए इस चीज़ को, इस मसले को। तो कैसे फिर इन्हें पेंशनें मिल रही हैं, मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही? नहीं, पेंशन तो असल में ऐसा है कि 2 महीने लेट हमें हो रही थी, 2 महीने में लेट हो रही थी। जैसे कि आप आज जैसे आप कह लें कि जुलाई का महीना, तो हमें जो पेंशन मिल रही थी वो 2 महीने पीछे, मतलब मई जून के हिसाब से मिल रही थी, 2 महीने लेट मिल रही थी। तो पिछले महीने इस महीने जो मिलती थी 2 वो हमें मई की मिलती थी, समझे। मई की हमें जो हम पेंशन मिली है, अब उसके जून जुलाई अभी बाकी है, समझे। तो वो पीछे मतलब इस तरह दे रहे हैं, 2 महीने लेट कर रहे हैं, लेकिन पेंशन वो क्या नाम है आखिर के अंदर देते हैं, समझे। ये जो फंड जनरेट हुआ था ये तनख्वाहों से ही कट के जनरेट हुआ? बिल्कुल, ये मुलाजमीन का अपना पैसा है, ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, ना कोई इदारा किसी को दे रहा है, ना कोई बैंक दे रहा है, ना कोई हमें कोई खैरात में कोई UAE या ये सऊदी अरब दे रहा है। ये इनका अपना मेहनत का, अपनी कमाई का, अपने पसीने का पैसा है, जो कि ये उसके 10% हर, यानी मेरी भी समझ में मिसाल अपनी देता हूँ कि मैं 80 के अंदर आया था, उसी वक्त से मेरे 10% कट जाते थे तीनों फंड। अब वो जब मैं रिटायर हुआ 2015 में, तो आप उससे लगा लें कि 35 साल तक मेरे पैसे जमा होते रहे। अब उसका अगर आप वो डबल करें जो फार्मूला बनाया, तो मेरे जब उसको मुझे मिले तो तकरीबन
56 लाख रुपए मिले। लेकिन अभी जो 17-16 ग्रेड का रिटायर होता है तो उसके 1 करोड़ के ऊपर उसको पैसे मिलते हैं, समझे। अब वो 1 करोड़ रुपये उसको नहीं मिल रहा है। अब वो जो नहीं मिलता तो वो शादी अपने बच्चों की, जब रिटायर होगा तो लाभ उसके हाथों तो कुछ भी नहीं होता। पहले जो तनख्वाह मिली तो वो भी उसके हाथ। क्या ये रिटायरमेंट फंड कहलाता है कोई? नहीं, रिटायरमेंट फंड नहीं, ये कम्युनिकेशन का फंड कहलाता है, जो कि क्या नाम है, उसके रिटायरमेंट के बाद जो उसके जमा किए हुए पैसे होते हैं वो उसको मिलते हैं मल्टीपल होके, समझे, मल्टीप्लाई होके मिलते हैं। जो जैसे कि अपने 20% जैसे बैंक में जमा कराते हैं, 20% का फिक्स कराते हैं आप, तो वो 20 साल में कितने पैसे उसके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह केडी ने 35 साल कुछ साल पहले 35 लाख जमा कराए थे, 3 साल उसको फिक्स कराए थे 5 साल के, तो वो 1 करोड़ रुपये उनको मिले थे। तो वो 1 करोड़ मिले तो फिर बैंक ने वो क्या नाम है, हाई कोर्ट ने कहा कि ये पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ये जो रिटायर है उनको पैसे दिए जाए। तो इस तरह पैसे ही बनते थे जो उनको। ऐसा भी होता है कि पेंशन रिलीज करने में या ये अमाउंट रिलीज करने में यहाँ पर ऊपर भी पैसे मांगे जाते हैं, यानी करप्शन का भी कोई अंसर है? वो देखिए पूरा पाकिस्तान जो है, यकीन करें, करप्शन के अंदर डूब गया है। कोई सी महकमे में, मैं की बात कर, किसी भी महकमे में चले जाएं, बगैर पैसे दिए काम नहीं होता, समझे, कहीं नहीं काम नहीं होता। अब आपसे जैसे ये फाइलें जाती हैं, AG जाती हैं, वहाँ उनको देने पड़ते हैं, समझे, बगैर पैसे दिए नहीं आते हैं। यहाँ सिंध सेक्रेटरी में आती है, वहाँ कुछ देने पैसे पड़ते हैं। तो ये घूम घुमा के ये माशरे का एक हिस्सा बन गया करप्शन। अच्छा, कोई किसी को कि यार रिश्वत ले रहा है, बोलते यार सभी ले रहे हैं, ये ले रहा है तो क्या ऐसा, कोई बुरा भी नहीं मानता, बड़े मजे का, कोई उसको बुरा भी नहीं समझता। ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला के आपके नज़दीक कितना बड़ा फेल कर रहे हैं। यहाँ पर और भी मुलाजमीन जो मौजूद हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि दीगर और क्या मसाइल हैं, क्योंकि जब मैंने सुना है कि रिटायर हो जाते हैं और जो बच्चों के लिए जॉब की अलॉटमेंट्स का मामला था वो भी अटका हुआ होता है, और भी बेशुमार मसाइल हैं। असल मसला ये है कि जैसे ही कह रहे हैं ना, मतीन भाई ने बोला कि इंतज़ामी उमूर की बहुत फुकदान है। हमारे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं है। जो हमारे सरबराहान हैं वो बेचारों का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि यहाँ मामलात को देख लें सही तरीके से। और जैसे आपने बोला कि ये अपने मुलाजमीन की अपनी तनख्वाहों से पैसे कटते थे जो इनको आफ्टर रिटायरमेंट मिलने थे, वो इनको नहीं मिल पाते, उसकी वजह से दर बदर परेशान हो रहे हैं। और दूसरा आपने जैसे ये बोला कि एम्प्लॉइज़ के बच्चों के अपॉइंटमेंट, तो ये सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे जो है अपॉइंटमेंट की पॉलिसी बना के बैठी हुई है। हमारे यहाँ KDA मजदूर यूनियन के ज़रिए से एक चार्टर डिमांड पास हुआ था 1989 में। उसके तहत जो है ना, जब भी अपॉइंटमेंट होंगे तो 50% कोटा जो है वो सन ऑफ एम्प्लॉइज़ जो रिटायर हो गए उनके बच्चों को रखा जाएगा। लेकिन KDA की इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही। सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, जिस वजह से जो है यहाँ के जितने भी मुलाजमीन हैं जो रिटायर हो गए उनके बच्चे दर बदर फिर रहे हैं। सही है। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में जहां लोगों का अपना हक है, वो पैसा जो उनकी अपनी तनख्वाहों से रोका जाता है कि जब वो रिटायर होंगे तो वो फ़ंड्स उन्हें मिलेंगे, लेकिन जब वो नहीं मिले तो आगे की ज़िंदगी में जब एक अहम मरहला आ जाता है कि इंसान रिटायर भी हो गया, उसने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, बच्चों की शादी भी करनी है, कैसे ये मामले अदा होते होंगे फिर बाद में? हाँ, ये सिर्फ KDA का मसला नहीं है। रिटायरमेंट जो है ना, ये पूरी दुनिया का मसला है कि जहाँ भी लोग सर्विस करते हैं वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद एक प्लानिंग होती है कि बच्चे जवान हो चुके होते हैं, किसी का ज़ाती घर नहीं होता, वो कहता है यार मैं रिटायरमेंट कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ मैंने जमा कर रखे हैं, मकान लूँगा। लेकिन यहाँ होता ये है कि 3-3, 4-4 साल जो है ना अदालतों के चक्कर लगाओ या इनको जो है ना, मतलब और अफसोस की बात ये है कि अगर आप रिश्वत दो, यानी 10%, अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो 1 लाख रुपए इसको रिश्वत दो तो आपको 10 लाख रुपए फ़ौरन मिल जाएंगे। जो मुलाजमीन का हक़ है इसके ऊपर कोई जो है ना, मतलब ये कि हाँ, मज़दूर यूनियन ने अपने दौर में जब तक CBA रही मेरिट के ऊपर लिस्टें बनाई, और जिन जिन लोगों के यानी 25-25 लाख 30-30 लाख रुपए के चेक जो है ना घरों पे जाके दिए, घरों से लोगों को बुलवाया कि भाई आ जाओ आप अपना चेक दो, यानी ओपन स्पेस के अंदर मजदूर यूनियन, ये मतीन भाई की सरबराही में जनाब अली, लोगों के आँखों से आंसू निकल गए कि यार हमें इतने अच्छे लोग, मतलब ये कि दुनिया में हम तो धक्के खा खा के हमारी चप्पलें टूट गई, हम तो ना उम्मीद होकर घर बैठ गए थे, लेकिन अल्लाह ने मजदूर यूनियन को भेजा और मजदूर यूनियन जो है ना, मतलब ये कि 40 साल से मुलाजमीन की खिदमत कर रही है। अब रिसेंटली जो है ना हम इलेक्शन हारे हैं, लेकिन हौसले नहीं हारे, मैदान के अंदर हैं। इंशाल्लाह मुलाजमीन की खिदमत करेंगे, पहले भी करते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे। हमने शुरू से कहा है कि भाई तनख्वाहें इनको वक्त पे दो, तनख्वाह लेट हो जाती है। पेंशन जो है ना, मतलब ये कि इनको बर वक्त अदा की जाए, रिटायरमेंट के जो वाजिबात हैं वो दी जाए। मेडिकल की सहूलतों के ऊपर हमने जो है ना, मतलब बहुत वर्क किया, और पिछले दिनों जो है ना, मतलब ये कि जोबली इंश्योरेंस के ज़रिए जो है ना हमने
यानी 5-5 लाख 6-6 लाख मुलाजमीन के अकाउंट में जो है ना पैसे जमा कर दिए कि भाई जाएँ आप जहाँ मर्ज़ी हैं। उनके 120 के करीब हॉस्पिटल हैं पूरे पाकिस्तान में, आप एक साल के अंदर आप जहाँ मर्ज़ी है इलाज कराएं। तो ये भी एक मजदूर यूनियन का क्रेडिट है। तो अब जो अपने तौर पे मजदूर यूनियन तो किरदार अदा कर रही है, लेकिन जिनकी एक्चुअल जिम्मेदारी है वो लोग अदा नहीं कर पा रहे। ये एक बड़ा एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि वही लोग आपके जूनियर होते होंगे ना, आप तो रिटायर हो गए, उसके बाद जब आप अपने मसले को लेके जाते हैं तो वो ये भी लिहाज नहीं करते कि ये कभी मेरा सीनियर रहा है और ये भी इसी महकमों से, इन्हीं सरकारी इदारों से गुजरा है। दरअसल बात यह है कि तमाम बातें तो हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने बता दी आपको। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ़ंड जमा होता है, जो हर महीने कटते हैं पैसे, और वो लाखों रुपए के जमा होते हैं, और वो कोई अगर 1 लाख रुपए भी निकालना चाहता है, अपना फ़ंड लेना चाहता है, तो फ़ंड उसको नहीं मिलता। फ़ंड नहीं मिलता, उसमें फ़ंड में भी वो समझ गए होंगे क्या होता होगा। तो उसकी परेशानी, किसी की शादी हो रही है बच्चे की, तो पता चला कि उसको जो है 2 लाख रुपए फ़ंड लेना है, अपने फ़ंड में से लेना है, वो वापस रिटर्न करेगा, लेकिन वो उसको नहीं मिलते, वो भी पैसे उसको नहीं मिलते। तो क्या कहा जाता है उसमें? बस वो परेशान के जी हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और जगह के पैसे भी निकल जाते हैं उनके पास, सारे आ जाते हैं, रिकवरी होती है, सब कुछ होती है, सब मिलते हैं पैसे, सिंध गवर्नमेंट से भी आता है पैसा, और जो फ़ंड जो उनका जमा होता है फ़ंड, वो क्यों नहीं दिया जाता। नाज़रीन, एक वक्फे की जानिब जाएंगे और वक्फे के बाद आकर यहाँ पर मजदूर यूनियन से वाबस्ता वो तमाम तर लोग मौजूद हैं, या तो रिटायर हो गए या होने वाले हैं। दोनों सूरतों में परेशान हैं और सरकारी अफसरान इस पर क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, ये सवाल होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं मज़दूर यूनियन के अफराद के साथ। यहाँ पर जो मौजूद हैं सब यहाँ पे लोग, उनके अपने देरीना मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाशिम। ये बताइए कि जो मज़दूरों के बुनियादी मसाइल हैं, एक तो फ़ंड्स का मसला कि अपनी तनख्वाहों से जो फ़ंड्स कटवाया वो फिर नहीं मिल रहा रिटायरमेंट के बाद, या ड्यूरिंग सर्विस भी नहीं मिल पाता। इसके अलावा ये जो अपॉइंटमेंट्स का मसला है कि बच्चों के अपॉइंटमेंट भी नहीं हो पाते, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये हमारा 1989 का जो चार्टर ऑफ डिमांड था केडीए मजदूर यूनियन का, उसमें 50% कोटा अप्रूव था, गवर्निंग बॉडी ने अप्रूव किया था। जो मुलाजमीन थे केडीए के, वो रिटायर हो जाते थे तो उनके बेटों को या बेटियों को या उनका पोता पोती है तो उसको सर्विस दी जाती थी। लेकिन अब चंद बरस से ये होने लगा है, कुछ अरसे से, कि इस पर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत कसमपुरसी की हालत है उन मुलाजमीन की। और यही वजह है जो कि मकसद आज जो क्राइसिस है, एक महंगाई का दौर है, महंगाई का आलम है कि लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके वाजिबात अदा नहीं हो रहे, तमाम मसाइल इतने गंभीर हो चुके हैं कि बस अल्लाह की पनाह। और अल्लाह ही ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई बेहतर सबील निकाल दे जो कि मसाइल हल हों, वरना तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक। तो कोई वैकेंसीज़ का फुकदान है यहाँ पे, या रोकी भी हैं जानबूझ के वैकेंसीज़? नहीं, वैकेंसियाँ तो लाजिमात है कि रिटायर हो रहे हैं तो डेफिनेटली तो वैकेंसियाँ तो होंगी, खाली होंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसी तरह वक्तन फ़वक्तन। लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर हक़ जो बनता है वो केडी मुलाजमिन के बच्चों का बनता है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की हैं, जिन्होंने अपनी जवानी लगा दी, बुढ़ापे तक आ गए, बुढ़ापे के बाद रिटायर हो गए, ये उनको टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे। और केडीए मजदूर यूनियन का जो 1989 का चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें 50% जो कोटा है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। महंगाई के इस दौर में इतने अनगिनत मसाइल के साथ एक रिटायर सरकारी मुलाजिम कैसे फिर अपना गुजर बसर करेगा? इस टाइम तो महंगाई के दौर में तो बहुत परेशान है। हम अपना फ़ंड अपने निकालने, बच्ची की शादी थी उसमें ही निकालना हमारे लिए मुसीबत बन गया था। और ये इसी वजह बात पे है, हम लोगों को 30 साल हो गए यहाँ पर केडीए में, हर चीज़ में बस परेशानी है, तनख्वाहें लेट मिल रही है, फंड हमारा फंड हमें नहीं मिल पाता, ये है बस परेशानी। क्या कहना चाहेंगे कि इन मसाइल का हल मज़दूर यूनियन की आवाज़ तो है ही है, लेकिन अमली जामा कोई पहना भी पा रहा है, या सिर्फ आप आवाज़, एहतजाज और मुजाहरे ही कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है ना एहतजाज तक महदूद रह गए हम लोग, और हुकूमती अहकामात जो है ना उस पर अमल दरामद सही मानों पे होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वादे यहाँ किए जाते हैं, आते हैं गवर्नमेंट के इदारे के महकमे जो है, लेकिन वो हिकमत अमली उसके ऊपर जारी नहीं होती है। नाजरीन, जो दीगर मसाइल हैं मज़दूरों के, उन मुलाजमीन के जो अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, क्या और मसाइल क्या क्या हैं, ज़रा लिस्ट डाउन तो करें। देखिए, मसाइल तो खैर बहुत सारे हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा मसला है कि तकरीबन 96 से सिंध गवर्नमेंट ने बैंड लगाया हुआ था कि कोई भी जो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होगा, 96 से।
अब 96 के बाद से अब जो लोग भी रिटायर हो रहे हैं, लाजबात है तकरीबन हमारे 7,500 एम्प्लाई थे इस KDA के अंदर। अब वो रिटायर होते 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 आज कितने हो गए? इस वक्त सिर्फ KDA के अंदर 3,500 एम्प्लाई हैं ऑफिसर समेत, यानी समय 1500-1600 ऑफिसर हैं और 1700-1800 एम्प्लाइज़ हैं सब। इस तरह तो काम भी मुतासर हो रहा होगा। तो अब पूरा काम अब एक आदमी के ऊपर लाजमत है 10-10 काम चढ़ के आ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये शहर इतना बड़ा है, ये 4 करोड़ का शहर है, इस शहर के लिए इनको तो दरवाजे खोलने चाहिए थे। और पूरे अच्छा दूसरा ये है कि जब यहाँ पे तकरीबन मैं समझता हूँ कि 200-300 तो सिर्फ 18-19 ग्रेड के एम्प्लॉयमेंट की वो ज़रूरत जो इंजीनियर्स हैं, और जो नीचे ग्रेड से लेकर ऊपर तकरीबन 2000 पोस्टें वो मौजूद हैं। अब ये उसको ये दबा के बैठे हुए थे। अब दबा के बैठे, अब जैसे इलेक्शन का वक्त आ रहा है, अब ये कह रहे हैं कि वो उनका अपॉइंटमेंट करो। अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो KDA मजदूर ने 89 के जैसे पहले बताया था कि हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि सिंध गवर्नमेंट जब भी कोई अपॉइंटमेंट करेगी तो उसमें 50% KDA मुलाजमीन के बच्चे होंगे, KDA मुलाजमीन के बच्चे होंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जो है ये KDA के मुलाजिम हक खाना चाहती है, हक को रौंदना चाहती है, उनके बच्चे नहीं करना चाहती। मैं सिंध गवर्नमेंट को कहता हूँ कि यकीन करें आप एक बच्चा भी कोई नहीं कर सकते। अगर आपने KDA मुलाजमीन के बच्चों को 50% का क्या नाम है नहीं आपने हक दिया तो यहाँ पर एक बच्चा भी यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। KDA के आप तमाम मुलाजमीन की ये मेहनत तो है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके इन मसाइल का हल निकालने वाला कौन शख्स है जो वाकई आपके मसाइल का हल निकाल सके। आप तो कर रहे हैं एहतजाज, मुजाहरा भी कर रहे हैं, सब बातें भी होती हैं। देखिए KDA के मसाइल का यहाँ का जो डायरेक्टर जनरल है उसकी जिम्मेदारी है, और वो जाके मिनिस्टरों के या ऊपर है उसको समझाना काम है। वो समझाए कि भाई यहाँ के मामला जो है, लाजमत है आपने डायरेक्टर जनरल को यहाँ पे सीट पे लगाया तो किस लिए गिलाया, उसकी एबिलिटी के लिए ऐसे लगाया ना। आपने 20 ग्रेड के अफसर को लगाया तो काम लेना उसका काम, मेरा काम तो मैं तो एक मशवरा दे सकता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ, उनको लाइन ऑफ डायरेक्शन का समझा सकता हूँ कि अगर वो नहीं आए तो मेरा तजुर्बा बहुत है, हमारे जमीन साहब का तजुर्बा बहुत है, इनसे ही आप पूछिएगा। समझे कि हम तो बता सकते हैं, हम अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नहीं है, हम डायरेक्टर देने वाली अथॉरिटी नहीं है, हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, समझे। लेकिन डायरेक्टर जनरल का काम है कि वो आगे लोगों को, आगे जितने भी ऊपर हैंड के जो ऑफिसर हैं, वो चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो और दूसरे हैं, हम कहते हैं कि यहाँ के जो रूल रेगुलेशन बने उसके ऊपर अमल किया जाए। जो KDA मजदूर के 4 डिमांड है जिसके अंदर हमने क्या नाम है 50% बच्चों को रखा जाए, और जो भी अपॉइंटमेंट की जाए उनका हक दे के किया जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। अब लाजमत दुनिया मेरिट पे चल रही है, अगर आप 2 नंबर तरीके से हो तो ये शहर और तबाह हो जाएगा। ये जितना भी शहर बच गया ना ये भी तबाह हो जाएगा। आज आपको सिर्फ नालों की शिकायत होती है कि पानी भर गया, मैं तो फिर आपको शिकायत होगी कि यहाँ पे ये इमारत गिरत कैसे गई, ये पुल जो है नीचे कैसे आ गया, ये रोड कैसे उखड़ गया। ये सिर्फ और सिर्फ यकीन, मैं तो एक तो सलाम पेश करता हूँ निज़ामी साहब को, जो कि निज़ामी साहब यहाँ वो करते हैं, उन्होंने बड़ी दयानतदारी से ये काम किया। लेकिन अब जितने भी लोग आ रहे हैं, अब यहाँ पे वो क्या ठेकेदार ठेका ले रहा है, समझे कितना लगता, 1 अरब का ठेका लगा कितना, 10 करोड़ भी 10% भी लगा, सारे खा गए। अरे यार, इस मुल्क के साथ वफादारी करो, इस मुल्क के साथ मोहब्बत करो। इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया आपको, कम से कम ये वक्त है इस मुल्क से निभाने का, इससे मोहब्बत करने का। ठीक है नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब जाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं सिविक सेंटर कराची में ही, और जमील साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मज़दूर रहनुमाओं में शामिल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या मसाइल आ जाते हैं ऐसे कि पेंशनें रुक जाती हैं, तनख्वाहें भी ताख़ीर का शिकार हो रही हैं, और एक सवाल और भी है लेकिन पहले इसका आप जवाब दें। हमें इस तमाम बातों का जवाब एक ही दें कि अगर आपके पास जब इनकम नहीं होती है तो हर चीज़ ठप हो जाती है, पूरा निज़ाम ठप हो जाता है। 1988 निज़ामी साहब का जाना है, और उसके बाद से आज ये 23 में हम खड़े हुए हैं। कितने साल हो गए? 3 दिहाइयाँ गुजर गई। 3 दिहाइयाँ, 32 ईयर्स। इस 30 साल के अंदर KDA ने एक स्कीम नहीं दी। जब ज़मीन हमें मिलती है, जब ज़मीन हम लेते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, तो हम उसकी स्कीम बनाते हैं, स्कीम फ्लोट करते हैं, वो ज़रिया आमदनी होती है। उस वक्त के बाद से हमारे यहाँ प्रमोशन का सिस्टम रोका गया कि प्रमोशन नहीं होंगे। सीनियर लोग रिटायर होते चले गए, जूनियर को खुद कुछ चार्ज दे दिया गया। पहले डायरेक्टर जनरल एक CSP ऑफ़िसर होते थे, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन एक CSP ऑफ़िसर होते थे,
मेंबर फाइनेंस एक सीएसपी ऑफिसर्स होते थे, पब्लिक हाउसिंग का हेड एक सीएसपी ऑफिसर्स होता था। आज वो सब कौन है और कहाँ है, क्यों नहीं है? जब इनकम नहीं होगी तो एक्सपेंडिचर कहाँ से होंगे? आपने जो कुछ इस इदारे ने डेवलप किया, लीज, ट्रांसफ़र, म्यूटेशन, तो क़यामत तक नहीं चलते। इसका भी एक उसूल मरतब है किताब में और वो किसी दिन भी हो जाएगा। केडीए को अगर हम माजी में जाकर देखें 92 डिवाइड किया गया, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलीज डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपके आज़ा काट दिए गए। क्या इससे ये बेहतर नहीं हो गया कि जो मुलाजमीन का एक बोझ था इदारे पे, क्योंकि कमा तो रहा नहीं था इदारा, तो उसको तकसीम करने की एक कोशिश की गई ताकि आसानी से मैनेजमेंट हो सके? बिल्कुल नहीं, ये कसदन और अमदन जानबूझ करके ये सब इदारे को यानी माजूल किया गया, अज़ाए मुअत्तल किया गया जानबूझ करके, कसदन और अमदन। बिल्डिंग कंट्रोल हमारे साथ होता था, जो जाए कि सबके बजट्स अपने अपने हेड होते थे, लेकिन अंडर द गवर्नर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल केडीए, जो आज बीसीए है। ये लोकल इदारे थे हमारे, चाहे केएमसी थी, चाहे डीएमसी है, चाहे केडीए है, एक्साइज भी उस वक्त लोकल टैक्सेस में आता था। यहाँ पर अपॉइंटमेंट का एक तरीक़ाकार था कि लोकल लोग ही एम्प्लॉइज़ होंगे। रेयर केसेस के अंदर इग्नोर कर दिया जाता था, चलो भाई 2-4 आ गए। इस वक्त भी जो बात सुनने में आती है, अपॉइंटमेंट्स पहले हो रहे हैं, अखबार का इश्तिहार बाद में दिया जा रहा है, एप्लीकेशंस पहले मौजूद हैं, सारे फ्लक्शंस हो चुके हैं। ये सब कौन है, कहाँ के लोग हैं? जब आप ये कह रहे हैं जो आदमी 3 साल कराची के अंदर रहेगा उसको भी डोमिसाइल जारी कर दिया जाएगा, क्या मेरिट्स के ऊपर किसी भी सेक्शंस के अंदर, खाली हम केडीए की बात नहीं करते, मेडिकल के एग्ज़ाम्स हुए, मेडिकल्स के अंदर लोग गए, कोई एक आप लोगों से कोई चीज़ मीडिया वालों से नहीं छुपी हुई है। कभी जा कर के वहाँ रेशो देखिए, किस परसेंटेज के लोगों ने एडमिशन हासिल किया और किस परसेंटेज के इस शहर के रहने वाले उस एडमिशन से बाहर रहे। अब ये बताएं कि इसमें ये सीबीए, मज़दूर यूनियन और ये सब इदारे मिलके, यानी आपके अपने मुलाजमीन मिलके क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि आपका ये देरीना मसला हल हो? देखिए, मुलाजमीन जो हैं यहाँ पर, जो पूरे शहर की हालत है, हर चीज़ उसको इफ़ेक्ट करती है ज़हनी तौर से। ज़ात में हो गए हैं, अपनी ज़ात, मेरी ज़ात में मुझे क्या फ़ायदा है, उसकी ज़ात को फ़ायदा है, उसने आँखों पे पट्टी बांध ली, वो अंधा और नाबीना है। इदारे को कोई नुकसान दे रहा है, मुझे 10,000 रुपये दे करके लाख रुपए का नुकसान हो रहा है अगर किसी भी चीज़ की, उसकी वजह से मुझे 10,000 रुपये आज मिल गए। इस किस्म की शिकायत लेकर के नीचे से ऊपर तक कोई कहाँ जाएगा? मैं आपसे बहसत के एंकर मीडिया सवाल करूंगा कि मुझे बताइए, क्या आप लोगों से कोई चीज़ ढकी छुपी है कि सिस्टम का लफ्ज़ क्या है? व्हाट इज़ सिस्टम? कैन यू डिफाइन? एवरीवन अंडरस्टैंड। लेकिन आप लोग तो खुद ये समझे जाता है बड़ी माजरत के साथ कि उस सिस्टम में का ही पार्ट रहे और उस सिस्टम में से ही निकलें, यानी आप सब जितने भी सर्विस अपनी दे चुके, तो क्या ऐसा नहीं है? नो, नॉट एट ऑल। शिनाख्त मज़दूर यूनियन की जब चाहिए माजी से लेकर के और आज तक का, शहर के कोने कोने में, चाहे आगा सिराज दुर्रानी साहब हों, वो भी मज़दूर यूनियन को जानते हैं और बता देंगे। इसी सिविक सेंटर के इसी लॉन में आकर के उन्होंने 5,000 प्लॉट उस वक्त दिए थे। उस वक्त केडीए कितना फ्लोरिश था। पीर मज़हरुल हक साहब ने चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर किया मज़दूर यूनियन का, और ये बरजस्ता उन्होंने कहा कि यार ऐसे अगर लोग आ जाएं सामने तो इदारे कहीं और पहुंच जाएं। चलें, मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए, मतीन साहब आप चूँकि सरपरस्त हैं इस मज़दूर यूनियन के, क्या आखिरी आप लोगों के पास सॉल्यूशन है, यानी आप क्या करने जा रहे हैं जो मज़दूरों की एक आस जुड़ी रहे और वाकई कोई हल निकले? क्योंकि माजी में बड़े मसाइल जो हैं वो टेबल टॉक के ज़रिए हल हुए हैं, ये भी मसला टेबल टॉक के ज़रिए हल होगा? देखिए, हमेशा हमने केडीए मज़दूर ने टेबल टॉक को तरजीह दी है। अभी तक जितने भी चार्टर ऑफ डिमांड हमने किए हैं वो टेबल टॉक के ज़रिए से किए, और यकीन कर रहे हैं 89 का हवाला दे रहे हैं ना, 89 कब का हुआ, यानी 19 साल 21 साल वो लगा लें, 23 साल लगा लें। हाँ, नहीं, बस दूसरा तीसरा भी अभी आपने किया, वो बीच में टांग अड़ा दी इन्होंने, समझे? तो वो मज़दूर इनके अंदर पढ़े लिखे लोग हैं,
ये भी ये ग्रेजुएट लोग हैं, मैं इंजीनियर हूँ समझे, ये इंजीनियर हैं समझे, ये यहाँ पे ये डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुए समझे। तो यहाँ पे हमारे पास तो पढ़ ले, हमने तहजीब भी सीखी है, हमने कभी किसी को गाली अपनी उसमें नहीं दी समझे, हमने टेबल पे जीता है। और जो जीतता है वो टेबल पे जीतता है। एक दफ़ा लड़ाई कर लो कि दूसरी दफ़ा तो उससे बात नहीं कर सकते ना। हमने ये सीखा कि इसके बाद दोबारा भी आना, आज इसका मूड ख़राब है, नहीं काम करो, चले जाओ समझे, फिर कल आ जाओ। वो बोलेगा यार नहीं, किसने मेरी कल इज्जत रखी थी, क्या मसला आया तुम्हारा? बोला ये मसला कर देता है समझे। हमने टेबल के ऊपर जीती और जो कुछ भी हमने दिलाया केडी मजदूर ने दिलाया। आज ये एलडीसी 5 ग्रेड था, आज वो 11 ग्रेड ले रहा है। यूडीसी जो एक में 7 ग्रेड था, आज वो 14 ग्रेड ले रहा है। सब इंजीनियर जो कि यकीन करें यहाँ पे 2 ग्रेड में 3 ग्रेड में थे, यकीन करें 16 ग्रेड उनको सब इंजीनियर को दिला दिया और वो सब इंजीनियर हो गए। क्या थे? चपरासी थे। लेकिन वो टेबल टॉक के ज़रिए था, वो बनवाया था कि जिसके जो डिप्लोमा कर ले इंजीनियरिंग की फील्ड में आ जाता है तो अब उसका हक बन जाता है कि उसको डिप्लोमा की बुनियाद के ऊपर उसको जो है जगह दी जाए। ये मुल्क है ना, ये पहले इस ज़मीन के ऊपर जब अल्लाह ने पूरी ज़मीन बनाई थी ना, हर मुल्क को एक एक नाम दिया था। ये जितना हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है, ये अमेरिका, सब अल्लाह ने ऊपर से उतारे नाम, किसी ने अपने यहाँ से नहीं। पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं था, 47 तक पाकिस्तान का नाम ये अल्लाह ने यकीन करें स्पेशल मुल्क निकाला है। आपका जैसे समझते ये इसका प्लॉट काट के इसको दे दो समझे, जो हम अपने ज़माने में ये कह रहे हैं केडीए की, तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर से ये प्लॉट काट के पाकिस्तान को दिया है और उसका नाम लिखा दीन इस्लाम। हम दीन इस्लाम को असल जान ही नहीं सकें, हम उसको पहचान नहीं सकें कि हम ये इस मुल्क को किस लिए इस्तेमाल किया था। हमने इसको लूटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, हमको इसको बनाना था कि एक एग्जाम्पल हमें कायम करनी थी कि अल्लाह ताला ने हमें एक इनाम दिया है, इस मुल्क को हम इनाम के तौर पे लोगों को बताएं और ताकि दुनिया हमारा मॉडल देखती समझे कि यार अल्लाह ताला ने इनको स्पेशल मुल्क निकाल के दिया है, इस मुल्क का मॉडल देखो है क्या। महमूद के ज़माने आपको पता है कि वो ये अपना ये जुनूनी कोरिया वाले पूछते थे यार अपनी किस तरह ये मुल्क को चला है, तो उसका मॉडल उसने लिया था। ये पूरी दुनिया पाकिस्तान का मॉडल लेती, लेकिन अफसोस के हमने जो है इस मुल्क को तवा बर्बाद कर दिया। सही। नाजरीन, मज़दूरों के वो तमाम तर मसाइल जो देरीना मसाइल में शुमार होते हैं, मज़दूर यूनियन उसमें भरपूर कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक लोग ख़ुद अपने आप से मुखलिस नहीं होंगे, अपने वतन से मुखलिस नहीं होंगे, उस वक्त तक इन लोगों के मसाइल भी हल नहीं हो सकेंगे। आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने उन लोगों की आवाज़ आपके सामने रखी जो मुख्तलिफ अनगिनत मसाइल का शिकार उस सूरत में हैं, जो उन्हीं इदारों से निकले हैं, रिटायर हुए हैं, लेकिन आज वही इदारे उनके लिए दादरसी का कोई एहतमाम नहीं कर रहे, कोई उनके लिए कोशिश नहीं कर रहे और उनका हक भी उनको नहीं फराहम कर पा रहे। इस प्रोग्राम के हवाले से आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।